गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने इस चैप्टर के बारे में 9th 10th से स्टार्ट किया है पढ़ना और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आप लोगों को अभी बेसिक बातें बताते हुए इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन तो कंपटीशन में खैर आने ही आने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जनरली हम थोड़ा इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ इसके बेसिक पार्टिकल्स हैं एटम्स के अंदर, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे, फिर रेडियस, वेलोसिटी, इस तरह से पढ़ते हुए इसको हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सबको पता होगा कि एटम है क्या, व्हाट इज एटम। एटम को हम क्यों ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। जितना भी मटेरियल है उसमें सबसे बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है एटम। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और विच इंडिविजुअली इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं एटम। तो एटम को सबसे पहले डिफाइन किया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 में ये बताया कि एटम क्या है, इसको डिफाइन किया। उसने बताया कि सबसे पहले ये बताया कि जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है। और आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, उसमें ये बताया कि एटम को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे कि एटम में छोटे छोटे सब पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हम इसी बात पर अगर फोकस करें, जॉन डाल्टन ने क्या बताया, इसने 88 में ये बताया कि एटम है वो किसी भी मटेरियल की सबसे छोटी फॉर्म है, सबसे छोटी यूनिट है। दैट्स ऑल, इतना आपको माइंड में रखना है। तो जॉन डाल्टन ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो जनरल हम एक आइडिया लें, अब थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि एटम क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। और उसमें सेंटर में अभी हम मानते हैं, हमको पता है कि न्यूक्लियस है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, कैसे कैसे इसका रिसर्च हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, हम इस एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जनरली हमको ये पता है, अभी हम जब जानते हैं कि जो सेंटर का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम सबको पता है। और इस जो सेंट्रलाइज ये पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इस न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो है जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक सा आइडिया लेके चल रहे हैं, बेसिक थोड़ा लॉजिक लेके चल रहे हैं। ओके, अभी हम कह सकते हैं कि एटम में 3 पार्टिकल्स, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम स्टार्टिंग इन्हीं से करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे किया। तो एटम जॉन डाल्टन ने डिफाइन किया, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब हमको ये पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन। और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये आज हमको पता है, हम जानते हैं। अब इनकी डिस्कवरी हुई, स्टार्टिंग में कैसा मॉडल हुआ वो अलग बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया। सबसे पहले आपको पता हेडिंग लिखना है, दिमाग में रखना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यूं कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज, ये कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की, कैसे की, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कैथोड रेज में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी जो डिस्कवरी की है वो विलियम क्रुक्स, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन। इन्होंने
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, या यूं कहें कैथोड रेज की डिस्कवरी की है। जे थॉमसन को ही क्रेडिट जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कैथोड रेज है, इसकी डिस्कवरी किसने की? विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने। ये डिस्कवरी इन्होंने 1880 में डिस्कवरी की। कैथोड रेज की डिस्कवरी 1880 में की विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने। इन्होंने कैसे कैथोड रेज को डिस्कवर किया? देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक ग्लास से बनी हुई सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। ये कांच है, शीशा है, ग्लास, उससे बनी हुई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है। और उसमें इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप क्या करता है? इसमें प्रेशर को बहुत लो कर देता है। अप्रोक्सीमेटली ये 10⁻² to 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर देता है। ये बहुत ही लो प्रेशर है। यहाँ पर पूरा इसको वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर देता है, यहाँ क्या किया जाता है, पूरा लो प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अभी क्या है, फिर इसमें कोई गैस, कोई भी गैस इसमें फिलअप की होती है। इस ग्लास ट्यूब में कोई भी गैस फिलअप की जाती है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में या सिलेंड्रिकल ट्यूब में क्या होगा, कोई भी मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, और फिर इनको कोई बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से ये एक हम एक्सपेरिमेंट सेट कर रहे हैं, उसका डिजाइन कर रहे हैं। ग्लास का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसमें वैक्यूम पंप से क्या होगा, प्रेशर बहुत लो 10⁻² to 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कर दिया जाता है, और इसमें कोई गैस फिलअप की हुई है, और हमने कोई भी मेटल से बने हुए 2 इलेक्ट्रोड किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट किए हैं। और अब क्या होता है, इसमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तकरीबन 10,000 वोल्टेज, इतना वोल्टेज वाला हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई किया जाता है। हाई वोल्टेज, फिर से देखिए इसका डिजाइन। एक ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है, उसमें वैक्यूम पंप के थ्रू क्या होगा, प्रेशर बहुत कम कर दिया जाएगा, और इसमें कोई भी गैस भरी हुई, कोई भी मेटल के 2 इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड्स को क्या होगा, एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। और देखिए अब ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे, कैथोड। और इस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनोड इलेक्ट्रोड या एनोड टर्मिनल बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये जो गैसेज हैं यहाँ से आप देखेंगे ये आयनाइज्ड होकर के यहाँ से एक स्ट्रीम ब्लू कलर की, या यूँ कहें कि कुछ रेडिएशंस हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रही हैं। ब्लू स्ट्रीम्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। इन रेडिएशंस को हमने नाम दिया है कैथोड रेज। इनको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड रेज। क्यों बोल रहे हैं इनको कैथोड रेज, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ निकल रही हैं, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ मूव कर रही है। इन रेडिएशंस को क्या नाम दिया है, कैथोड रेज। आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, ये कैथोड से नहीं निकल रही हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, ये गैसें हैं, जो गैसेस भरी हुई हैं, जब हाई वोल्टेज इसको मिलता है तो ये आयनाइज्ड हो जाती हैं, और ये गैसें अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती हैं। पहले तो पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन कुछ चीज़ भी है क्या, लेकिन हम आज जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है उनमें। तो जब इतना हाई वोल्टेज उनको मिलेगा तो गैसेस क्या हुई हैं, उनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या आयनाइज्ड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कहाँ, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हुए इस तरह से महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो हमने इन रेडिएशंस को हमने क्या नाम दिया है, कैथोड रेज नाम दिया है। तो विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैथोड रेज को डिस्कवर किया, और फाइनली ये कह सकते हैं जब ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं तो डेफिनेटली इन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और ऐसी स्ट्रेट लाइन में मूव होने वाली इन रेज को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। तो हु इज द डिस्कवरर ऑफ कैथोड रेज,
विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन। ग्लास की सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसमें वैक्यूम पंप, इसका प्रेशर बहुत लो रखा गया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज मूव कर रही है और इन रेज को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। तो बोलिए ये बात समझ में होती है कि नहीं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि कैथोड रेज में कैसा चार्ज होगा, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा, और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, एनोड प्लेट या एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ये आपको माइंड में रखना है। इस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी की है। अब हम चलिए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि ये जितनी भी रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसको क्या किया उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया। थोड़ा मैं इस ट्यूब को डिजाइन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आप देखिए। अगर मान लीजिए मैं कोई एनोड यहां ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं एनोड बना रहा हूं, ओके, और इसमें कोई होल किया है, तो ये जो रेज हैं जो कहां से कहां मूव कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। इस तरह से ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। यहां पर मैंने कोई एक स्क्रीन लगाया है सामने, यहां बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये लीजिए यहां ऑब्जेक्ट रखा है मैंने। तो ये ऑब्जेक्ट है जो बीच में रखा, जब इस पे रेज से टकरा रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, तो इसका पीछे की तरफ इस स्क्रीन पर एक शैडो तैयार होती है, और ये शैडो नजर आ रही है इस तरह से। उस ऑब्जेक्ट को जो बीच में आपने रखा है उस स्क्रीन पर उसका शैडो नजर आ रहा है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में रखा है, उस पर रेडिएशन गिर रही है, उसकी शैडो बन रही है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो निकलने वाली रेज हैं जिनको कैथोड रेज बोल रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। यहाँ स्क्रीन पर, यहाँ पर कोई भी हमने जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया, जब जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो स्पार्क यानी चमक पैदा करते हैं। उस इफेक्ट को हम फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। तो ठीक है, एनीवे अभी हमको ये पढ़ना है कि कैथोड रेज जब इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर रही हैं तो स्क्रीन पर हमको क्या मिल रहा है, उसकी शैडो मिल रही है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मूव करती हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है। और दूसरी बात, ये जिस इलेक्ट्रोड से निकल रही है, जैसे मान लीजिए कैथोड है, तो ये कैथोड ऐसा रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर ये रेज ट्रेवल करती है। तो हमारा जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, उसमें हम ये बात मानेंगे, ये बात लिखेंगे कि कैथोड रेज आर मूव्स और ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ऑफ कैथोड। इस कैथोड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज है। और देखिए ये कैथोड रेज हैं, इनको हमने क्या किया है कि किसी ऑब्जेक्ट से, अगर मान लीजिए कोई मेटल है, अगर इस मेटल को बीच में रखा, ये कोई भी मेटल है, कोई भी मटेरियल से बना हुआ, इधर ये हमारा एनोड है, तो जब ये रेज इसको स्ट्राइक करती हैं तो क्या होगा, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रेज हैं इसको गर्म कर रही है, हीट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कैथोड रेज काजेज हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कोई एनर्जी का सोर्स है, इनमें एनर्जी है और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं इस ऑब्जेक्ट में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में रखा आपने और कंटिन्यूसली उस पर कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कैथोड रेज काजेज हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी भी जिसको बोल सकते हैं, वो एनर्जी को वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैथोड रेज के बीच में रखोगे या किसी मेटल ऑब्जेक्ट पर जब आप क्या कर रहे हैं, कैथोड रेज स्ट्राइक कराएंगे तो उसके टेम्परेचर का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और देखिए अगर आपने मान लीजिए बीच में कोई पैडल व्हील, लाइट पैडल व्हील,
ये रखा, जैसे मान लीजिए कोई लाइट पेडल व्हील रखा मैंने इस तरह से, तो कैथोड रेज जब इस पे स्ट्राइक कर रही हैं तो ये पैडल व्हील है इस तरह से रोटेट होने लग गया, ये घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि कैथोड रेज में क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है, या यूँ कहें कि ये मैकेनिकल एफर्ट डालती हैं, ये किसी भी पार्टिकल नेचर की हैं और ये क्या करती हैं, इस पैडल व्हील को घुमाना स्टार्ट करती हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है ये इनके अंदर पार्टिकल नेचर भी है और इनमें कैसा एफर्ट है, मैकेनिकल एफर्ट क्रिएट करती हैं। तो कैथोड रेज काजेज मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल एफर्ट, इनमें मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। लाइट पेडल व्हील रखा, ये कैथोड रेज से स्ट्राइक कर रही हैं तो ये घूमने लग गया, तो इसका मतलब ये पार्टिकल नेचर का भी है, शो पार्टिकल नेचर, और इसकी वजह से ये मैकेनिकल एफर्ट शो करता है। तो फिर से देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दूसरा क्या है, इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है, और तीसरा क्या बताया हमने, ये लाइट पेडल व्हील को रोटेट करवाना स्टार्ट कर देती हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ये मैकेनिकल एफर्ट भी क्रिएट करती हैं। और देखिए अब इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है। ये आपने डिस्चार्ज ट्यूब है और यहां पर देखिए ये कैथोड रेज हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये सामने स्क्रीन लगा है हमने, यहाँ स्क्रीन लगा है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, ओके, ये कोई स्क्रीन है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट किया है, कुछ प्लेट्स लगाई हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट अप्लाइड किया। तो जब इस कैथोड से ये रेज निकल रही हैं, कैथोड रेज निकलती हैं, तो ये जो स्टेट मूव कर रही थी इन प्लेट के पास आकर के ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ इस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब आप इन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो ये कैथोड रेज है जो स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, ये पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो किस नेचर के हैं, नेगेटिव चार्ज नेचर है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो हम क्या कंक्लूजन निकल सकता है, हमारा फोर्थ कंक्लूजन ये निकला कि कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे शो डिफ्लेक्शन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Deflection in presence of external electric field। देखिए आपने प्लेट लगाई, प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, स्क्रीन पे हमने देखा कि जब जाना चाहिए था स्टेट, यहाँ स्पार्किंग होनी चाहिए थी, यहाँ फ्लोरोसेंस होना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई और अपना एंगल को चेंज करते हुए ऊपर की तरफ ये मूव कर गई। ऊपर की तरफ मूव क्यों की, ये पॉजिटिव प्लेट्स ऊपर की तरफ हैं और ये इस तरफ मूव हुई, डेफिनेटली इसमें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे जो अपोजिट चार्ज से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये प्रूव हो गया कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो करती हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखिए हमने कोई मैग्नेट अप्लाई किया है, ठीक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। अब क्या है कि स्ट्रेट वे में मूव करने वाली कैथोड रेज जब इस मैग्नेट की प्रेजेंस में इसके थ्रू होके मूव करती हैं तो थोड़ा सा जैसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इनको मूव होना चाहिए था उस डायरेक्शन में ये मूव हो जाती है, स्ट्रेट नहीं जाती। तो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो ये डेफिनेटली डिफ्लेक्शन शो करेंगी, एक तरफ मूव कर जाएंगी, स्ट्रेट नहीं जाएंगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी कैथोड रेज हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी डिफ्लेक्शन शो करती हैं, शोज डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है।
तो फिर देखिए जितनी भी कैथोड रेज थी स्टेट मूव कर रही थी, हीटिंग इफेक्ट दे रही हैं, हीटिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को इनकी प्रेजेंस में रखेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रही हैं, ये डिफ्लेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। इसी तरह से जो इनकी स्पीड है ये एक तरह से रेडिएशन है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड जितना मूव करती है, तो इनकी स्पीड है वो क्या होगी, इक्वल टू लाइट स्पीड। लाइट स्पीड के आसपास इनकी स्पीड होती है, ये हाई स्पीड है। और लाइट की स्पीड आपको पता कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यूँ कहें कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। इसके अलावा देखिए जितने भी ये कैथोड रेज हैं इनकी और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें आपने क्या गैस भरी है, जो भी गैस भरी है, आपने जो गैस ली है उस गैस, और यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल, इन दोनों पर ही डिपेंड नहीं करती। ये इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड किसी भी मैटर के बने हों, ये गैस कैसी भी ली गई हो, कैथोड रेज की नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यूँ कहें कि नेचर ऑफ कैथोड रेज नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ, और यूँ कहें टाइप ऑफ गैस, तो यूँ कह सकते हैं हम कि नेचर ऑफ कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज। अभी नेचर ऑफ कैथोड रेज को हम क्या पढ़ेंगे, हम ये इसको ये बोल सकते हैं E/m, चार्ज मास रेशियो। चार्ज मास रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, और सेकंड material which involve in this electrode, material of electrodes। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से माइंड में रखना है। कैथोड रेज जो है वो कौन सी गैस ली गई है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे इसमें हीलियम गैस भरी हो, हाइड्रोजन गैस भरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये गैस की नेचर पर कैथोड रेज का कोई शो नहीं, रोल नहीं है। और ये इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड आपने किस मेटल के बनाए हैं, किस मटेरियल से बनाए, ये भी कोई फर्क नहीं डालता। कैथोड रेज की सारी प्रॉपर्टीज वैसे रहेंगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेचर ऑफ कैथोड रेज आर नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स। ओके, और हमने बात की नेचर ऑफ कैथोड रेज। हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, E/m। तो E/m क्या है, इनका रेशियो है, चार्ज मास रेशियो। इन कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं बाद में डिस्कवर किया गया, इनकी चार्ज और मास का रेशियो क्या रहेगा। तो आप याद रखेंगे इनके चार्ज मास रेशियो को, जो कि कांस्टेंट है, आप लिखेंगे E/m रेशियो ऑफ कैथोड रेज कितना होगा, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। इसको आप राउंड फिगर में अगर चाहें बात करें तो 1.7558 को क्या लिख सकते हैं, 1.76। राउंड फिगर में आपने लिख दिया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। ये इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हमें पता चल गया अब तक कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव नेचर के हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को पहले नेगाट्रॉन नाम दिया। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उनको नेगाट्रॉन नाम दिया। बाद में इन्हीं नेगाट्रॉन पार्टिकल्स को एक साइंटिस्ट है J.S. स्टोनी, उन्होंने इन नेगाट्रॉन्स का नाम बदल के क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन, जिसको आज हम इसी फॉर्म में इसी नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने थोड़ा ये कैथोड रेज के बारे में पढ़ा है। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें आपने कोई गैस लिया हाई वोल्टेज पर, इन इलेक्ट्रोड को सेट किया, वैक्यूम पंप से प्रेशर बहुत कम रखा, तो क्या हुआ है कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज, कुछ ब्लू लाइट की स्ट्रीम्स मूव करती हुई दिखी, जिसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज दिया। एक्चुअली ये हाई वोल्टेज ने क्या किया है, इन गैसों को आयनाइज किया है, और उसमें जो रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एनोड की तरफ मूव हुए हैं।
हमको कैथोड से आते हुए दिख रहे हैं, उधर से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इनको कैथोड रेज नाम दिया गया। और इन कैथोड रेज की नेचर नेगेटिव होने की वजह से उन पार्टिकल्स को जो मैकेनिकल इफेक्ट भी डाल रहे हैं, इसलिए हमने उनको नाम दिया नेगाट्रॉन। जो J.S. स्टोनी ने उनको क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन। और हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो शैडो क्रिएट कर रहा था। हीटिंग इफेक्ट, इनके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रखा तो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, उस मेटल को ये गर्म कर देते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट, आपने कोई लाइट पेडल व्हील रखा तो ये कैथोड रेज उस पर स्ट्राइक कर रही है तो लाइट पेडल व्हील क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि मैकेनिकल इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होती है, डेविएशन होती है। डेफिनेटली इनमें चार्ज पार्टिकल है तभी ऐसा हो रहा है। अगर ये पार्टिकल चार्ज नहीं होता तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होती है, स्टेट में ही मूव करती है। ठीक है, इसी तरह से 2-4 प्रॉपर्टीज और हैं तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये क्या करती हैं, कैथोड रेज हैं, किसी भी गैस को क्या कर सकती हैं, आयनाइज कर सकती है। दे कैन आयनाइज्ड गैस, ये आयनाइजेशन इफेक्ट शो कर सकती हैं। दे कैन आयनाइज्ड गैस, किसी भी गैस को आयनाइज कर सकती है, क्योंकि जब इसमें हाई एनर्जी होती है, इनमें किसी गैस से स्ट्राइक करेंगी तो क्या करेंगी, उसके आउटर मोस्ट सेल से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रिलीज कर देंगी। तो आयनाइजेशन पावर है इनमें, आयनाइजेशन शो कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और देखिए, जब ये किसी हाई मेटल से, हाई डेंसिटी वाले मेटल से स्ट्राइक करेंगी, जैसे मान लीजिए इसमें टंगस्टन है या कॉपर, इनसे जब स्ट्राइक करेंगी ये कैथोड रेज तो क्या करती हैं, एक रेडिएशन रिलीज करती हैं और हमने उनको क्या नाम दिया, एक्स रेज नाम दिया। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल्स जस्ट लाइक टंगस्टन एंड कॉपर। उनसे स्ट्राइक करेंगी तो कुछ रेडिएशन से रिलीज करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्स रेज। जनरली W के बाद में क्या आता है, एक्स। टंगस्टन के बाद में क्या है, एक्स। इसलिए इनको जब इलेक्ट्रॉन को या यूं कि कैथोड रेज को टंगस्टन से स्ट्राइक किया, W से स्ट्राइक हुई तो कुछ रेडिएशंस निकली, उन रेडिएशन का नाम W के बाद में एक्स आता है तो क्या नाम रख दिया, एक्स रेज नाम दे दिया। एक्स रेज की क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता है, जब भी बोन फ्रैक्चर होती है तो एक्स रेज से ही पता चलता है कि कहाँ क्या फ्रैक्चर हुआ है। ये सारा बहुत एप्लीकेशंस है, हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। और देखिए ये कैथोड रेज क्या होती है, मेटल की थिन फॉइल को, अगर कोई मेटल है वो थिन फॉइल है उसको ये पेनिट्रेट कर सकती है, कैथोड रेज उसमें से पेनिट्रेट करते हुए दूसरी तरफ निकल सकती है। तो दीज रेज हैव सम पेनिट्रेटिंग पावर, इनका कुछ ना कुछ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है। ये किसी पतली थिन फॉइल है कोई भी मेटल की, उसमें से मूव कर सकती हैं, उसमें से होकर निकल सकती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और सबसे खास बात हमने ये देखा कि ये किस पर, इनकी जो नेचर है कैथोड रेज की नेचर, वो किस पर डिपेंड नहीं करती। एक तो आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली है उस पर डिपेंड नहीं करती, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रोड है ये किस मेटेरियल के बने हुए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की, आपको ये माइंड में रखना है। ये स्टेटमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैथोड रेज के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी तो आप कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज एक दो और देखिए। ये फोटोग्राफी प्लेट को, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, ये क्या होती हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है। फोटोग्राफी प्लेट या जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है, जब उस पर जाके स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा, वहां पे स्पार्क्स क्रिएट करेंगे, और स्पार्क्स क्रिएट या चमक क्रिएट करेंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस इफेक्ट शो करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों को माइंड में रखनी है। कैथोड रेज कैसे मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। ये जो इलेक्ट्रोड है उसके परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। ओके, ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो क्या होगा, वो गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। ये इसके बीच में, इन कैथोड रेज के बीच में अगर आपने लाइट पेडल भी रखा है तो उसको रोटेट करना स्टार्ट करवा देंगी। इससे ये प्रूव होता है ये मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होंगी, डेविएशन शो करती हैं। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, इससे पता चलता है कि इन कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसको हमने बाद में क्या नाम दिया इन पार्टिकल्स को, नेगाट्रॉन्स। और J.S. स्टोनी ने उनको नाम दिया है, नया नाम दिया, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो डाउट हमारा क्वेश्चन जाएगा J.J. थॉमसन। ओके, इस एक्सपेरिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे
डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने डिस्कवर किया। लेकिन नाम किसने दिया इलेक्ट्रॉन? तो आपका आंसर होगा जेएस स्टोनी। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप देख चुके हैं। तो ये कैथोड रेज के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरह से एक रेज और है, जब कैथोड रेज होती होंगी तो डेफिनेटली एनोड की तरफ से भी कुछ मूव करता होगा, और उनको हमने क्या नाम दिया है? एनोड रेज। अब हम बात करते हैं एनोड रेज के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको रिमेंबर रखना, आप चाहो तो नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एनोड रेज, एयों के प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसकी बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन या यूं कहें कि डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, इनको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। देखिए 1886 में गोल्डस्टाइन, 1886 गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक वैसे ही जैसे कैथोड रेज को हमने डिस्कवर किया था, वैसा ही उसी को बेस बना के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी क्या है कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली है, वैक्यूम पंप लगाया इसमें, जिसका काम क्या है? इसको लो प्रेशराइज रखना, 10⁻² टू 10⁻⁴ ATM, इतना लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लगाया है कोई भी मेटल के, इस मेटल को किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसका नाम रखा है इन्होंने एनोड, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसका नाम क्या है? कैथोड। और वही हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाया है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्ट। और उन्होंने गैस रखी, इसमें डाली, जैसे पहले की तरह कोई भी गैस इन्होंने ली है, ये कोई गैस भरी है। लेकिन इस बार थोड़ा उन्होंने क्या किया है कि जो ये कैथोड है इसको उन्होंने क्या किया है? परफोरेटेड फॉर्म में लिया है, या यूँ कहें कि उन कैथोड में इस तरह से डिजाइन किया है कि छोटी छोटी कैनाल्स हैं, थोड़े छोटे छोटे हॉल्स हैं, छेद हैं उसमें। कैथोड में क्या है? छेद हैं, इस तरह से होल्स हैं। ऐसे कैथोड को बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। अब क्या हुआ है, ऐसी और पीछे इन्होंने ऑब्जेक्ट एनालाइज करने के लिए यहाँ एक स्क्रीन लगाई है, स्क्रीन, ताकि पता चल जाए कि कुछ हो रहा है कि उन्होंने ये एज्यूम किया कि जैसे कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता होगा कि एनोड से भी कैथोड की तरफ कुछ रेज आती होंगी। इसी को बेस बना के उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जैसे इसमें हाई वोल्टेज डाला, हाई वोल्टेज दिया, तो क्या हुआ कि पहले की तरह उनको पता है कि कैथोड से एनोड की तरफ तो रेज निकल ही रही है, इनको हमने क्या नाम दिया? एनोड रेज। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पीछे स्क्रीन पर कुछ स्पार्क्स, चमक पैदा हो रही है, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डेफिनेटली इधर से कुछ रेज आ रही हैं और वो आकर के इन पे स्ट्राइक कर रही हैं, और ये इन रेज की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ थी, तो इन्होंने इनको क्या नाम दिया है? एनोड रेज नाम दिया है। क्या नाम दिया इसको? एनोड रेज नाम दिया है। तो देखिए एक्चुअली है क्या, कंडीशंस क्या है, कंडीशन जो भी है, एक्चुअली हुआ क्या होगा
कि यहाँ पर हमने गैस लिया, ओके, जब इस पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया तो गैस से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद में वो तो अपोजिट चार्ज यानी एनोड की तरफ मूव कर गए और इन इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। ओके, जो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो गैसेस के पार्टिकल्स थे, एलिमेंट्स थे, वो आयनाइज्ड फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में वो पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है, या हाइड्रोजन की केस में बात करें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में क्या बचेगा उस पर, H+1 और इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन बचा। तो ये जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या हुआ, एनो इधर कैथोड की तरफ मूव करते हुए, इसमें होल हैं, छेद हैं, तो यहाँ जाकर के स्ट्राइक किए और इन रेज को हमने नाम दिया है कैथोड रे, एनोड रेज, और या यूं कहें कि इन केनाल में से होके गुजरी हैं, इन छेद में से होके गुजरे हैं, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, केनाल रेज भी नाम दिया है। कैथोड रेज का दूसरा नाम क्या रखा, केनाल रेज। केनाल रेज क्यों, क्योंकि ये रेज है इन केनाल में से होकर के, इन पोर्स में से होकर के इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही हैं। तो इनको लग रहा है इन रेज को, एनोड रेज को क्या लग रहा है कि किस में से होके निकल रही है, केनाल में से होके मूव कर रही हैं, इसलिए इनको क्या रखा, क्या नाम रखा इनका, केनाल रेज। तो देखिए आपने कंडीशन वही है, गैस लिया आपने, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। इस बार हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमें एनोड की तरफ से भी कुछ रेज आती हुई नजर आ रही हैं। कैसे पता चला, इस स्ट्राइक कर रही हैं इस स्क्रीन पर, तो हमने इन रेज को क्या नाम दे दिया, एनोड रेज। ठीक है, इनकी भी प्रॉपर्टीज वही हैं जो आपने देखा। अब क्या, सबसे पहली बात देखिए, ये इधर से मूव कर रही है तो डेफिनेटली इधर आ रही है, तो हम क्या ऑब्जर्व निकालेंगे, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनोड से जब कैथोड की तरफ आ रही है तो डेफिनेटली इन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये फाइनली कंक्लूजन निकला कि एनोड रेज में पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड रेज में कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, इनमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इनकी प्रॉपर्टीज वैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। ठीक है, ये भी हीटिंग इफेक्ट, हीट करती हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। इनके भी, ये भी एनर्जेटिक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा उससे स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। मैकेनिकल एफर्ट, जैसे वो कर रही थी वैसे ये मैकेनिकल एफर्ट करेंगे। इनको भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अगर इस बार मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूं तो बताइए किस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे कि नेगेटिव प्लेट की तरफ। हम सबको पता है कि इस बार इन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो डेफिनेटली कैसी प्लेट की तरफ मूव करेंगी, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेंगी। तो उससे ये कंक्लूजन निकलता है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम बता सकते हैं ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे, डिफ्लेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये भी फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक, इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, ये भी फ्लोरोसेंस काजेज करेंगी। किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगी तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, चमक पैदा होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, ये भी मेटल को पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करेंगी, मेटल्स की कोई थिन फॉयल है उसके अंदर से ये मूव कर जाएंगे। तो जैसे कैथोड रेज जो प्रॉपर्टीज शो कर रही थी तकरीबन ये भी वैसी ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, वो हमको रिमेंबर करना है, वो याद रखना आप लोगों को। उसमें क्या था, हमने सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे आपको जोर दिया था, बताया था कि कहा था कि कैथोड रेज गैस की नेचर और इस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको माइंड रखना है, ये एनोड रेज इस गैस की नेचर और इस कैथोड के मटेरियल पर डिपेंड करती हैं, उसको इफेक्ट करती हैं। अगर आपने गैस चेंज किया है तो एनोड रेज की नेचर भी थोड़ी चेंज होगी, अगर आपने मटेरियल चेंज किया है तो डेफिनेटली ये भी इसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, कैथोड रेज तो इन दोनों ही चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, गैस पर और इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर। लेकिन एनोड रेज जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैनाल रेज बोल रहे हैं, ये इस गैस की नेचर और इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड करती है। और इसका नेचर का मतलब हमने इलेक्ट्रोड की, कैथोड रेज की बात की थी, कैथोड रेज का नेचर का मतलब क्या है, E/M रेशियो, चार्ज मास रेशियो। तो एनोड रेज की बात करेंगे तो इनका चार्ज रेशियो,
तो एनोड रेज के लिए जो नेचर ऑफ एनोड रेज है, यानी उसकी बात करेंगे E/M रेशियो। अगर हाइड्रोजन गैस के लिए बात करते हैं तो ये होगा 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम ग्राम इनवर्स, ये E/M रेशियो होगा। उसके लिए क्या था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। चाहे तो उसको आप किलोग्राम में लिख सकते हैं, 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम किलोग्राम इनवर्स, ये E/M रेशियो। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए मास क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसमें क्या होगा H+, तो उसका मास क्या होगा, बहुत कम होगा हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रॉन का तो सबसे ही कम होता है, आपको पता है, और इलेक्ट्रॉन को अलग से प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो देखेंगे। तो हाइड्रोजन का मास और कंपेरेटिवली गैसों से क्या है, कम। तो मैक्सिमम जो E/M होगा इस एनोड रेज के लिए वो कितना होगा 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। तो एनोड रेज जिनको कैनाल रेज बोल रहे हैं उनका मैक्सिमम E/M रेशियो वो कौन सी गैस के लिए होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए होगा, क्योंकि सबसे लाइट वेट है, मास सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का। जो कम है तो डेफिनेटली E/M रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के अलावा और गैस लिया, हीलियम लिया, जो भी आपने गैस लिया, तो उसका मास बढ़ेगा तो इनका E/M रेशियो भी क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना सबसे ज्यादा E/M रेशियो तो किसका है, कैथोड रेज का, क्योंकि उसमें किसकी बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हर गैस में एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस आयनाइज हुई तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, हम इन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कैथोड रेज का मतलब इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज का मतलब प्रोटॉन या फिर कोई भी आयनाइज गैस। और सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या बात करते हैं, E/M की वैल्यू कितनी है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। और हम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद H+ फॉर्म को क्या पढ़ते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, हाइड्रोजन में सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। इसलिए हमने हाइड्रोजन जब इसमें लेते हैं तो हमने ये कहा कि इसमें से कौन से आयंस मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन। तो यूं कह सकते हैं कि एनोड या कैनाल रेज में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी कैथोड रेज और एनोड रेज की। आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और ये किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टाइन ने। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने कैथोड रेज पढ़ा और उस किसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की। एनोड रेज पढ़ी, इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं, और किसकी डिस्कवरी की, प्रोटॉन की। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखिए, इसको न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, 1932 में इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले किसको डिस्कवर किया, 1880 में इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, 1886 में प्रोटॉन, और 1932 में जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन। इसको इतना कई सालों से, इसका टाइम कैसे लगा, इतना लेट डिस्कवर कैसे हुआ, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज नहीं होने से इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए इसकी डिस्कवरी बहुत टाइम लग गया, काफी लेट इसकी डिस्कवरी हुई थी। ओके, तो ये हम एक लॉजिक मान सकते हैं कि न्यूट्रॉन है, लेट डिस्कवर्ड क्यों हुआ, तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई। तो हम बात करते हैं कि जेम्स चैडविक ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम एक न्यूक्लियस लिया बेरिलियम का, उस पर अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हम 2He4 से हीलियम न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेरिलियम न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल्स का, इसको अल्फा पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया, रिएक्शन, इस न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई इनकी। तो ये कार्बन 4 + 2, तो 6 कार्बन 12 और
0n1 न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, इन 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। तो बेरिलियम न्यूक्लियस पर जब अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करवाते हैं या रिएक्शन कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो कार्बन 6 न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो डिस्कवर किया। ये न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होते हैं। तो हमने यहाँ इस तरह से इस रिएक्शन की न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जेम्स स्टैंडविक ने। किस थ्रू? इस रिएक्शन के थ्रू। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है और इसमें किसकी डिस्कवरी हुई है? न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। हम इसकी बात करते हैं। तो बेरिलियम और बोरॉन की रिएक्शन हम नहीं ले रहे, सिर्फ बेरिलियम की रिएक्शन दे रहे हैं। तब बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करा करके न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, डिस्कवर किए। तो इस न्यूट्रल, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज, इस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। न्यूट्रल होने की वजह से इसका नाम क्या रखा? न्यूट्रॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन है, ये भी डिकम्पोज हो सकता है, और इसको किस तरह से डिकम्पोज होगा तो मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूं, आप थोड़ा माइंड में रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। न्यूट्रॉन है जिस पर चार्ज कितना है? 0, उस पर मास कितना है? 1। ये इस तरह से डिकम्पोज होता है। +1 प्रोटॉन, इस पर चार्ज 1 है, और -1 इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज कितना है? 0। तो न्यूट्रॉन भी ऐसे डिकम्पोज हो सकता है, और इसकी हाफ लाइफ, डिकम्पोज होने की हाफ लाइफ है अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। तो देखिए इस रिएक्शन के थ्रू न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स स्टैंडविक ने 1932। बेरिलियम न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की, कार्बन न्यूक्लियस और साथ में न्यूट्रॉन रिलीज हो गए, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और ये न्यूट्रल होने की वजह से इनका नाम न्यूट्रॉन रखा। और न्यूट्रॉन भी 20 मिनट्स में डिकम्पोज हो सकता है, और ये डिकम्पोज किस तरह से होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिकम्पोज हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा माइंड रखना है। तो अब ये तीनों हमने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया? कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किया? एनोड रेज में या कैनोड रेज में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन को जेम्स स्टैंडविक ने इस तरह से डिस्कवर किया। ये आप लोगों को थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, जस्ट लाइक हिस्ट्री। ओके, अब हम बात करते हैं। अब हमारे पास सारा कंक्लूजन, आप लोगों को ये सब याद न भी रहे तो आपको मेन जो याद रखना है उसको मैं समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूँ। आप लोगों को ये याद रखना है, आपको 3 पार्टिकल्स को, जो जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? बोलिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रोटॉन, यही बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चले सिंबल की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं -1 E0। इसको आजकल ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं E-1। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन को हम लिखेंगे H+1 और +1 P0, और नॉर्मल भी हम क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन P लिख सकते हैं। और न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0N1 और नॉर्मली N, न्यूट्रॉन। ये हमने इनके सिंबल रखे। इलेक्ट्रॉन को जनरली हम -E से लिखते हैं, -E, H+1 और 0N1, और या क्या लिख सकते हैं? N। ये न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसकी डिस्कवरी किसने की इलेक्ट्रॉन की? J.J. थॉमसन। कौन से एक्सपेरिमेंट से? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से 1880s में। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टाइन। 6 साल बाद में 1886 में इसकी डिस्कवरी की। कौन से एक्सपेरिमेंट में? एनोड रेज की डिस्कवरी में इसको डिस्कवर किया। और न्यूट्रॉन बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद में जेम्स स्टैंडविक ने इसकी डिस्कवरी की। जेम्स स्टैंडविक
9032। इसका लेट डिस्कवरी होने का कारण क्या है? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, इसके बाद में इस पर चार्ज क्या होता है? इस पर चार्ज होता है +1 और इलेक्ट्रॉन पर होता है -1 और इस पर चार्ज कितना है? 0। देयर इज नो चार्ज। ठीक, इस +1 चार्ज को कूलाम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी अमाउंट कितनी होगी? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन की बात नहीं करके पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इस पर चार्ज -1 होगा और ये प्रोटॉन है बाद में, मैंने पहले प्रोटॉन का लिख दिया था। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होगा और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? +1। हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो चलिए, चार्ज -1 है और इसकी कूलाम में अमाउंट कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बताइए, प्रोटॉन की सेम चार्ज होगा लेकिन अपोजिट है, वो नेगेटिव है, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ क्या है? नेगेटिव का मतलब ये है कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पार्टिकल्स है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव न भी लिखें चलेगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। कूलाम में अमाउंट कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम और इसकी भी कूलाम में अमाउंट कितनी होगी? 1.6। बोलिए कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये किसका चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज है। ओके, न्यूट्रॉन पर चार्ज न्यूट्रल है तो कूलाम में भी कितना होगा? 0 कूलाम, कोई चार्ज नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसके मास की। इनका मास 1.07 समथिंग होता है, लेकिन राउंड फिगर में हम क्या बोल सकते हैं? सॉरी, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1/1837 AMU होता है, बहुत हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में 1/1837 AMU होता है। राउंड फिगर में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/1840 लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट याद रखो। प्रोटॉन का मास कितना होगा? प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1.00 समथिंग होता है, लेकिन हमको याद रखना है पूरा एग्जैक्ट राउंड फिगर में क्या याद रखना है? 1 AMU। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1.088 समथिंग होता है, लेकिन राउंड फिगर में आप इसका भी क्या याद रखोगे? 1 AMU। हमको कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में वैल्यू पुटअप करने के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? 1/1837 AMU। प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1 AMU। और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो हमने क्या लिखा? 1 AMU। ठीक है, ग्राम में क्या लिखेंगे? इसका मास ग्राम में क्या लिखेंगे? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। किलोग्राम में -31 किलोग्राम। इसका ग्राम में मास क्या होगा? बोलिए 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास ग्राम में कितना होगा? 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हल्का सा देखा जाए, अगर वेट में देखा जाए तो सबसे भारी कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो अगर वेट की बात की जाए, वेट का ऑर्डर पूछा जाए आपसे, तो सबसे वेट में सबसे भारी कौन सा है? न्यूट्रॉन, फिर कौन सा है? प्रोटॉन, और सबसे कम कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो देखा जाए तो 80-14 टाइम्स प्रोटॉन का वेट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो इन तीनों पार्टिकल में से हेवियर पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन, बाद में प्रोटॉन और बाद में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को ये भी पता है अब ये कौन सी रेज में प्रेजेंट है। आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कैथोड रेज में और ये प्रोटॉन किसने? एनोड रेज या केनाल रेज में। केनाल रेज से इनको डिस्कवर किया था। इनका EYM रेशियो इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम किलोग्राम। प्रोटॉन का 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। ये आप लोगों को मैंने लिखा है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा याद रखनी है। तो फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल -1 E या E-1। J.J. थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। चार्ज कितना होता है इस पर? -1। कूलाम में कितना बोलेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इसका मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन की कंपैरिजन में बहुत ही कम है, 1/1837 AMU। ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻20 ग्राम 28 ग्राम।
और ये कैथोड रेज में प्रेजेंट होती है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? H+1। किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है? +1। प्लस का मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन किधर मूव करेंगे? नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। ओके, और ये कूलाम में इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मास अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट है, जिसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो कितना होगा? 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कंपैरिजन देखा जाए तो न्यूट्रॉन इससे थोड़ा हैवी है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका सिंबल N है, चार्ज नहीं है, तो कूलाम में वैल्यू भी कितनी है? 0। इसका मास 1 AMU होता है और ये थोड़ा सा हल्का सा प्रोटॉन से ज़्यादा भारी है, 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, हमने 3 बेसिक पार्टिकल्स के लिए हैं। आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है।